So we're doing the third part of financial market. So this is lecture number 3, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का आगे वाले सेगमेंट से डील करेंगे. तो हम लोग ने बोला था कि हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डाला था मैंने. पहला मार्केट का नाम मैंने लिखा था मनी मार्केट और दूसरा मार्केट का नाम लिखा था मैंने कैपिटल मार्केट. और मैंने बोला था मनी मार्केट में जब लोग जाते हैं दे नॉर्मली गो फॉर व्हाट पर्पस, टू रेज द फंड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस. तो जब कोई भी आदमी अपना फंड शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए उठाना चाहता है, नॉर्मली विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए, जब कंपनीज को फंड्स चाहिए होता है या गवर्नमेंट्स को फंड चाहिए होता है, तो जिस मार्केट में जाके पैसा उठाएगा उस मार्केट को बोला जाता है मनी मार्केट. इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसके थ्रू वो पैसा उठा सकता था. टी बिल याद आ रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड. कमर्शियल पेपर जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस इशू करते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक यूज करता है टू रेज मनी इन अ टाइट लिक्विड सिचुएशन, जब डिपॉजिट कम है और डिमांड ऑफ क्रेडिट बहुत ज्यादा है. देन वी डू कमर्शियल बिल. तो जब एक सेलर गुड्स उधार में बेचता है तो वो बायर के ऊपर एक बिल बनाता है. जो सेलर है वो ड्रॉअर है, जो बायर के ऊपर बिल बनाता है वो ड्रॉई है. वो बिल तभी जब वो बिल एक्सेप्ट हो जाता है ड्रॉई की तरफ से, देन दैट बिल बिकम्स अ ट्रेड बिल. दैट बिल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और जब वो बिल को जाके हम लोग बैंक को बेच देते हैं, देन दैट ट्रेड बिल बिकम्स अ कमर्शियल बिल. परफेक्ट, समझ में आ गया होगा अपने को. अब अपन लास्ट है विच इज बेसिकली लास्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कॉल मनी. मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज है. कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं. कमर्शियल बैंक जो लोन पब्लिक को देते हैं ना मेरा भाई, उसका कुछ पोर्शन उनको अलग रखना पड़ता है. तो द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच दे आर गिविंग टू द पब्लिक, उसमें से कुछ पोर्शन उनको अलग रखना पड़ता है. सीआरआर, एलआरआर, ये जो अलग रखना पड़ता है उनको, जो पोर्शन एक उनके पास रखना पड़ता है और एक आरबीआई के पास रखना पड़ता है. तो कमर्शियल बैंक्स जो भी डिपॉजिट्स देते हैं ना, इस डिपॉजिट्स का 1% इन लोग सेट असाइड कर देते हैं. कमर्शियल बैंक जो भी चीज दे रहे हैं, जो भी डिपॉजिट्स दे रहे हैं, इसका 1% सेट असाइड करके क्या देते हैं, लोन. ये जो परसेंटेज सेट असाइड करते हैं इससे हम बोलते हैं सीआरआर. ठीक है. तो कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है इससे वो लोन देते हैं. इसका एक परसेंटेज सेट असाइड करके लोन देता है. जो परसेंटेज सेट असाइड करता है वो है सीआरआर, एसएलआर. सीआरआर वो रिजर्व है जो कमर्शियल बैंक अपने खुद के पास रखता है. ठीक है. एंड दे हैव टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस as decided by the RBI. अब कभी भी जब ये सीआरआर कम हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे अगर सीआरआर कम हो जाता है, ठीक है, उस केस में कमर्शियल बैंक का लीगल रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा है. तो कमर्शियल बैंक पैसा उठाने के लिए एक बार ये सीआरआर को वापस से ठीक करने के लिए लोन लेता है अपने बाजू वाले कमर्शियल बैंक से. तो एक्सिस बैंक अपना सीआरआर रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा है, तो वो एचडीएफसी के पास जाएगा और उसको बोलेगा एचडीएफसी भाई एक बार मेरे को लोन दे दो. नॉर्मली ये लोन 1 डे टू 14 डे आपका बुक बोला है, पर एक्चुअली रियल लाइफ में ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है. एक कमर्शियल बैंक जब दूसरा कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, नॉर्मली फॉर एन ओवरनाइट बेसिस, क्योंकि उनका जो मिनिमम बैलेंस है सीआरआर का वो मीट नहीं हो पा रहा है उनसे, उस लोन को हम लोग बोलते हैं कॉल मनी. कॉल मनी बेसिकली क्या है, जब एक कमर्शियल बैंक दूसरा कमर्शियल बैंक से लोन लेता है फॉर शॉर्ट टर्म. आपके बुक में बोला हुआ 1 डे टू 15 डेज, तो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है बेसिकली. और जो इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ता है इस कॉल मनी के ऊपर, इसको बोलते हैं कॉल रेट. जैसे आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा टर्म 1 में रेपो रेट, बैंक रेट, वैसे ही कॉल मनी के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट. So call money is a method by which the banks borrow from each other in order to maintain their CRR, the minimum balance. ठीक है. क्या बोले, यहां तक समझ में आ गया?
कंफ्यूजन डाउट क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कॉल मनी कुछ नहीं है, कॉल मनी एक तरीका है जिससे हम लोग पैसा रेस करते हैं। हम लोग पैसा रेस करते हैं, हम लोग पैसा रेस कर रहे हैं। भाई किससे पैसा रेस कर रहे हैं हम लोग? दूसरे वाले बैंक से। और आपको मैं एक बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट समझा रहा हूं। नॉर्मली मनी मार्केट में एक लार्ज क्रेडिट वर्दी आदमी पैसा लेना प्रेफर करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है? कम है। और इसका सिंपल, इसका कम होने के पीछे एक ही रीजन है, ड्यूरेशन। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। जब एक कमर्शियल पेपर, क्या बोला मैंने? कमर्शियल पेपर का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। जब एक कमर्शियल पेपर का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, या टी बिल का जो इंटरेस्ट रेट देना है वो जब बढ़ जाता है, तो लोग, मतलब इंटरेस्ट रेट या टी बिल्स पे इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, तो मतलब लोग पता है क्या सोचते हैं? What let's do is let us deposit our money into the bank instead of giving us into T bills or commercial paper. तो बैंक के पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट है, तो लोग बैंक आगे लोन आराम से दे सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं, दे आर नॉट इनटू क्रेडिट क्रंच सिनेरियो। लेकिन जब कमर्शियल बैंक और टी बिल सस्ता है, टी बिल में इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है और बैंक के डिपॉजिट में उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो लोग कहाँ पैसा डालते हैं? कमर्शियल बिल और कमर्शियल पेपर और टी बिल में। तो लोग बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, और जब बैंक का डिपॉजिट ड्राई अप हो जाता है, दे कैन नॉट गिव लोन आगे। ठीक है, तो बैंक आगे लोन नहीं दे पाता। दैट इज व्हाई बुक में पॉइंट एक बोला हुआ है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट्स, बिटवीन द कॉल रेट का मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा हम लोग कॉल मनी के ऊपर, एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। There exists an inverse relationship between call rate and other short term money market instruments. मतलब इसका ये है कि जब कॉल रेट बढ़ता है, जब कॉल का रेट बढ़ता है, तो बाकी सोर्सेस चीपर हो जाता है इन कंपैरिजन टू बैंक से पैसा उठाना। सिंपल चीज है, बैंक का कॉल रेट महंगा हो गया, तो बैंक को पता है कि अगर वो दूसरा बैंक से लोन लेगा तो उसको ज्यादा दाम पे मिलेगा, तो वो आगे पब्लिक को भी ज्यादा दाम पे देता है। तो पब्लिक को लगता है बैंक से लोन लेना कॉस्टली है इन कंपैरिजन की बाकी जगह चीपर है। जब यही कॉल रेट सस्ता होता है, एक बैंक दूसरा बैंक से सस्ते पे उठा सकता है, तो जो बाजार से पैसा सस्ते में उठा सकते हैं तो वो आगे सस्ते में दे सकता है, तो देन द बैंक का से लोन लेना अट्रैक्टिव हो जाता है बाकी जगह से, कमर्शियल पेपर से। उसके लिए पीपल से देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कॉल रेट बढ़ता है तो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट चीपर लगता है, कॉल रेट गिरता है तो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट महंगा लगता है। ये हम लोगों का सारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। प्रीबिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। अच्छे से पूरा समझ आ गया? कॉल मनी क्या है? बेसिकली जब एक बैंक दूसरा बैंक से लोन लेता है फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस, 1 day to 15 days, दैट टाइप ऑफ अ लोन इज कॉल्ड एज कॉल मनी। उसके ऊपर जो रेट हम लोग पे करेंगे इंटरेस्ट का, दैट इज कॉल्ड एज कॉल रेट। नॉर्मली ये लिया जाता है ताकि वी कैन मेंटेन द CRR, and there exists an inverse relationship between the call rate and other sources of finance. ये हम लोग का पढ़ाई है, क्योंकि कॉल रेट जब गिर जाता है तो बैंक आगे लोन सस्ता में देगा, तो ये अट्रैक्टिव बन जाता है बैंक से लोन लेना बाकी जगह से। पर जब कॉल रेट महंगा है तो बैंक बोलेगा ओ कॉल रेट महंगा है तो हम आगे लोन महंगा दे रहे हैं बैंक वाला, तो बाकी लोग बोलते हैं बैंक से रुपया मत लेते, बाकी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू रेज फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला। अब next point is distinction between money market and capital market. As you know कि there are two types of market. क्या क्या दो तरह का मार्केट है हम लोगों के पास भाई लोग? मनी मार्केट एंड व्हाट? कैपिटल मार्केट। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट इंस्ट्रूमेंट। आप बताओ एक कैपिटल मार्केट का मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। एक कैपिटल मार्केट का मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स।
ऑन दी अदर हैंड एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? टी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, ये सब मेजर इंस्ट्रूमेंट्स है ऑफ मनी मार्केट। ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट आउटले। अब आपको ऑलरेडी पता है मनी मार्केट में नॉर्मली द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। पर इन केस ऑफ कैपिटल मार्केट, हम लोग कैपिटल मार्केट में तभी जाते हैं जब हम लोग को ह्यूज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का जरूरत होता है। तो मनी मार्केट में हम लोग नॉर्मली जो जाते हैं, ठीक है, वो हम लोग लार्ज सम्स ऑफ मनी लेने जाते हैं एट अ शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए। पर कैपिटल मार्केट में हम लोग को ह्यूज फंड्स ऑफ पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तब जाते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले in case of capital market involves huge amount of funds, बहुत ही ज्यादा फंड्स का हमें जरूरत होता है। It requires huge amount of funds. So the investment outlay in case of capital market is not a big amount, it's a smaller amount. तो it necessarily capital market के अंदर मैं 10 रुपए का भी एक शेयर खरीद सकता हूँ, तो हर बार इन्वेस्टमेंट बड़ा करने का जरूरत नहीं है। पर जब कंपनी को बड़ा पैसा चाहिए, कंपनी के लिए जब उनको बड़ा फंड रेज करना है, तो वो कैपिटल मार्केट में जाता है। पर पब्लिक छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टमेंट कैन बी लोअर बिकॉज वी ऑल नो दैट कि हम लोगों का जो फेस वैल्यू है शेयर्स का बहुत ही कम है। पर मनी मार्केट में खाली उन लोग पैसा लगाते हैं। द इन्वेस्टमेंट इज नॉर्मली डन बाय दोज इंडिविजुअल व्हिच आर लार्ज इंडिविजुअल्स, बैंक्स, नेटवर्थ कंपनीज, तो द अमाउंट इन्वेस्टमेंट इज नॉर्मली हायर। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट जैसे टी बिल का फेस वैल्यू 25,000 रुपया मिनिमम, तो आप समझो मनी मार्केट में पैसा लगाने के लिए बहुत रुपया चाहिए। पर इन केस ऑफ अपना क्या बोलता है, इन केस ऑफ अपना मनी कैपिटल मार्केट, द अमाउंट दैट यू आर इन्वेस्टिंग कैन बी वेरी वेरी लोअर। क्या बोले, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को शायद अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज में हम लोग को। आई थिंक दिस इज ओके फॉर एवरीवन। तो इन केस इन्वेस्टमेंट आउटले का अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट आउटले का बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट आउटले के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, तो इन्वेस्टमेंट आउटले इन केस ऑफ अ कैपिटल मार्केट, हम लोग छोटा छोटा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी खरीद सकते हैं क्योंकि फेस वैल्यू कम है। पर मनी मार्केट में जो फेस वैल्यू है सिक्योरिटीज का वो काफी हायर है। तो एक बार डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, मनी मार्केट का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट का क्या क्या। इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब है आपको कितना रुपया लगाना है। तो कैपिटल मार्केट में 1000 रुपया भी लगा सकते हो, 2000 भी लगा सकते हो, 20 रुपया का भी एक शेयर खरीद सकते हो। तो द इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। पर मनी मार्केट में खाली उन लोग इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं जो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। तो कैपिटल मार्केट का ड्यूरेशन इज नॉर्मली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। पर ड्यूरेशन फॉर अ मनी मार्केट इज नॉर्मली मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, इवन एक दिन के लिए भी होता है, लाइक अ कॉल मनी। तो ड्यूरेशन मनी मार्केट का शॉर्टर है, कैपिटल मार्केट का लॉन्गर ड्यूरेशन। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है योर एबिलिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी क्विकली। तो हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं, इन केस ऑफ मनी मार्केट लिक्विडिटी बहुत हाई है क्योंकि वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। और बोलेगा गौतम मैं शेयर्स खरीदे तो शेयर्स का लिक्विडिटी भी तो बहुत हाई है। यस, एकदम हाई है। और शेयर्स कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मैं समझ गया। पर कुछ शेयर्स ऐसे भी तो है जो एक्टिवली ट्रेड ही नहीं होता, जिनको कोई जितना जल्दी खरीदता बेचे ना। डोंट थिंक रिलायंस, एशियन पेंट्स, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, थिंक स्मॉलर कंपनीज जिनका शेयर उतना जल्दी कोई खरीदता ना। मैं एक कंपनी का नाम बोल देता, मान लो कोई भी एक पेनी स्टॉक का नाम सोच लो, जिसका शेयर उतना भी हम सिनर्जी का शेयर को लिस्ट करवा के बेच रहे हैं, तो इट वोंट बी एक्टिवली ट्रेडेड इन द मार्केट। तो लिक्विडिटी जरूरी नहीं है कि बहुत हाई हो, इट डिपेंड्स अपॉन कि उस सिक्योरिटी का मार्केट कैसा। पर मनी मार्केट में द लिक्विडिटी इज वेरी वेरी हाई बिकॉज उसका मैच्योरिटी पीरियड इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ई, सेफ्टी। अब खुद सोच के देखो किसमें सेफ्टी ज्यादा होगा। मनी मार्केट में, क्योंकि मनी मार्केट का ड्यूरेशन बहुत कम है तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट कम हो गया, सेफ्टी कम है तो रिटर्न भी कम होगा। लेकिन मनी मार्केट में सेफ्टी बहुत हाई है क्योंकि ड्यूरेशन कम है। जो इश्यू कर रहे हैं दे आर लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लार्ज एंड नेट लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज इश्यू कर रहे हैं। पर कैपिटल मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज
आपका शेयर का प्राइसेस ऊपर नीचे बढ़ते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द ड्यूरेशन इज वेरी लार्ज एंड इट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट कंपनी का इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जिस दिन आप शेयर खरीदा था वैसा था। तो कैपिटल मार्केट रिस्कियर है बोथ विथ रिस्पेक्ट टू आप कितना कमाओगे प्लस प्रिंसिपल, वो जो रुपया आपने लगाया है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट का चांसेस होता है बिकॉज द ड्यूरेशन इज वेरी हाई। पर मनी मार्केट में नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, रिटर्न नॉर्मली फिक्स इंटरेस्ट होता है, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज कर रहे हैं शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, तो इट इज मच मोर सेफर। तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट याद कर लिया हम लोग। कैपिटल मार्केट का शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स, मनी मार्केट का हम लोग को पता ही है ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट आउटले, इवन अ पार्टिसिपेंट जिसके पास बहुत कम रुपया वो भी कैपिटल मार्केट में रुपया लगा सकता है, पर वो मनी मार्केट में नहीं लगा सकता। ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट का ड्यूरेशन इज नॉर्मली फॉर मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। और एक क्या बोलता है मनी मार्केट का ड्यूरेशन इवन फॉर 1 डे 6 महीना 1 साल मैक्सिमम। लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट का ठीक ठाक है मेरे भाषा में, क्योंकि हर शेयर एक्टिवली ट्रेड नहीं होता, तो नॉर्मली दे आर लिक्विड बट दे आर नॉट दैट लिक्विड जितना मनी मार्केट है। ठीक है, क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? इसके बाद सेफ्टी, कैपिटल मार्केट ज्यादा रिस्कियर है विथ रिस्पेक्ट टू बोथ रिटर्न एज वेल एज प्रिंसिपल। रिटर्न क्योंकि पता नहीं ना, डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है लाइक इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल बहुत लंबा टाइम बाद पैसा आता है, उस टाइम पे वो कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकता है। पर मनी मार्केट में रीपेमेंट बहुत जल्दी होता है, इंटरेस्ट का रेट फिक्स है, और नॉर्मली जो इशू कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज है। एक्सपेक्टेड यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड का मतलब है आप कितना रिटर्न कमाने का सोच रहे हो, किसमें रिस्क ज्यादा है? कैपिटल मार्केट, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो कैपिटल मार्केट में आपका रिटर्न कमाने का पॉसिबिलिटी भी हायर है, बिकॉज आप कैपिटल मार्केट में रिटर्न 2 तरीके से कमाओगे, एक डिविडेंड और एक जब शेयर का प्राइस बढ़ता है। एंड शेयर का प्राइस बढ़ता है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, तो आप 2 तरीके से कमा सकते हो। दैट इज व्हाई इन दिस केस ऑफ क्या बोलते हैं कैपिटल मार्केट द पॉसिबिलिटी टू अर्न इज हायर। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 6। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? एक बार वापस से इंस्ट्रूमेंट पता है, इन्वेस्टमेंट आउटले, छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स भी फंड्स लगा सकते हैं, 10 रुपया 20 रुपया फेस वैल्यू का शेयर होता है, नॉर्मली चीपर होता है, पर मनी मार्केट में ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। ड्यूरेशन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, वहां पे सारे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। लिक्विडिटी की अगर मैं बोलूं तो कैपिटल मार्केट्स आर नॉर्मली कंसीडर्ड लिक्विड बिकॉज उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करना इजियर है, पर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रहे हैं, वहां दिक्कतें शुरू हो जाती है। पर लिक्विड मार्केट का लिक्विड कैपिटल मनी मार्केट का लिक्विडिटी बहुत हाई है, तो उसका ड्यूरेशन बहुत ही कम है। ठीक है, समझ में आ गया? सेफ्टी में कैपिटल मार्केट में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है विद रिगार्ड टू बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज रिटर्न। रिटर्न में रेट फिक्स नहीं है, प्रिंसिपल में प्रिंसिपल अमाउंट बहुत देर बाद रीपेमेंट होता है, ड्यूरेशन बहुत हाई है, और जो देर है वो जरूरी नहीं हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी हो, तो डिफॉल्ट का स्कोप भी बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू मनी मार्केट। पर क्योंकि कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपका रिटर्न विल बी हायर। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं ऑफ विच डिफरेंस बिटवीन व्हाट मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, जब एक कंपनी को फंड्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेज करना है, 15 दिन 3 महीना, ब्रिज फाइनेंसिंग, ये सब के लिए, तो वो किधर जाता है? मनी मार्केट। और जब एक कंपनी अपना फंड्स एक मीडियम या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए रेज करना चाहते हैं, जब अपना फंड्स क्या चीज के लिए? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए रेज करना चाहते हैं, तो वो किधर जाएगा? अगर आप जल्दी से बोल सकते हो तो कैपिटल मार्केट। परफेक्ट। तो कैपिटल मार्केट क्यों जाता है समझ में आ गया। जब कंपनी पब्लिक से फंड्स रेस कर रहा है, तो वो जिस मार्केट में जाता है उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो मैं एक कंपनी हूं, मेरे को पैसे का जरूरत है, देखिए एक डायग्राम भी बनाता है पूरा बढ़िया से समझाने के लिए कंसेप्ट। ये एक कंपनी है, ये सारे पब्लिक है। कंपनी बोल रहा है हाँ चुन्नू मुन्नू आओ 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 आओ,
मैं आपको पता है क्या देने वाला हूं, शेयर्स या फिर डिबेंचर। आओ 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 आओ, और इन लोग पता है क्या लेके आएगा, पैसा 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 पैसा। और ये पैसा पता है किसको देगा, कंपनी को। और कंपनी इस पैसा को क्या चीज के लिए यूज करेगा, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए। बिजनेस में प्रॉफिट को लगाएगा और उससे जो कमाएगा वो फिर इनको बांटेगा। तो ये जो पैसा कंपनी ने बताया किससे रेस किया, पब्लिक से। ये करने के लिए जो जिस मार्केट में जाता है, इस मार्केट को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी बोल रहा है चुनु मुनु पब्लिक पब्लिक पब्लिक, रुपया चाहिए रुपया चाहिए। पब्लिक को बोल रहा है हमको रुपया चाहिए, आओ जल्दी रुपया दो, हम तुमको बदले में शेयर्स और डिबेंचर्स दे रहे हैं, आओ आओ आओ, लक्ष्मी दो हमको, हम इसको बिजनेस में लगाएगा और तुम्हारा लक्ष्मी को ग्रो करेगा, आओ आओ आओ। पूरा एडवर्टीजमेंट डाला है मस्त पेपर के अंदर, आ जाओ आ जाओ। आई एम ऑफरिंग शेयर्स, आई एम क्या ऑफरिंग शेयर्स, आई एम रेजिंग फंड्स, आई एम इनवाइटिंग द पब्लिक। जब आप एक कंपनी डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट दे रहा है, पब्लिक भाई हमको आपसे पैसा चाहिए, ये जो एडवर्टीजमेंट बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोस्पेक्टस। तो इट इज अ मेथड जिससे कंपनी पैसा रेस करना चाह रहा है पब्लिक से। किस मार्केट के अंदर, प्राइमरी मार्केट के अंदर। एंड दिस इन्वॉल्व्स बेसिकली एन एडवर्टीजमेंट। जब भी कोई कंपनी पब्लिक से रुपया लेना चाहता है तो उसे क्या इशू करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस एक डायरेक्ट अपील है, एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट है कि आइए और मेरा कंपनी का क्या ले लीजिए, शेयर्स। तो मेरा बात ध्यान से सुनने का कोशिश कर। प्रोस्पेक्ट, अभी क्या हुआ, कंपनी बोल रहे हैं चुनु मुनु पब्लिक, मैं आपको शेयर्स दूंगा, मेरे को आपसे पता है क्या चीज का जरूरत है, पैसे का। आई वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम यू, आई वांट टू रेज फंड्स फ्रॉम यू। तो कंपनी पता है किससे पैसा उठाना चाहता है, पब्लिक से। और कंपनी जब पब्लिक से पैसा रेज करता है, चाहे फर्स्ट टाइम इन द जिंदगी या उसके बाद कभी भी, वो जिस मार्केट में जाएगा उस मार्केट को बोला जाएगा प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी जब पब्लिक से पैसा रेज करता है तो वो जिस मार्केट में एंटर करता है मेरा भाई, उस मार्केट को अपन बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब कंपनी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है मेरा भाई कि पब्लिक मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आइए और मेरा शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। दे हैव गिवन एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर मैगजीन, आइए आइए मेरा शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को क्या दे के जाइए, पैसा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। जब भी कंपनी पब्लिक से पैसा रेस करेगा, किससे पैसा रेस करेगा, पब्लिक से, तो वो जिस मार्केट में प्रवेश करेगा उस मार्केट का नाम है प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी जब भी पब्लिक से पैसा रेस करेगा तो वो जिस मार्केट में जाएगा उस मार्केट का नाम है प्राइमरी मार्केट। क्या नाम है, प्राइमरी मार्केट। जब भी कंपनी पब्लिक से पैसा रेस करेगा तो पैसा रेस करने के लिए जिस मार्केट में एंटर करेगा उस मार्केट को बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। जब ये पब्लिक से पैसा रेस करते हैं फर्स्ट टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, समझा। और इसके बाद सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब भी पब्लिक से पैसा रेस करेगा उसे बोलेंगे एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब मेरा मानना इतना ही है कि जब भी कंपनी अपना शेयर्स या डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज बोले जिसको हम पब्लिक को देंगे, तो वो जिस मार्केट में जाएगा उस मार्केट को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। जब वो फर्स्ट टाइम देने जाता है, जैसे अभी एलआईसी पहली बार दे रहा है पब्लिक आईपीओ, इसके बाद अगर वो वापस आएगा और पब्लिक से रुपया लेने के लिए और शेयर्स देने के लिए, तब उससे पता है क्या बोलेंगे, एफपीओ। पर हर बार उसको पता है किस मार्केट में जाना पड़ेगा, प्राइमरी मार्केट। तो इमेजिन करिए ये एलआईसी है, यहां तक क्लियर है क्या आपको, ठीक है। अब ये एलआईसी ने पता सबसे पहले क्या निकाला, एडवर्टीजमेंट। और पता है क्या, किसको इनवाइट किया,
पब्लिक को कि आइए 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 और मेरा शेयर्स को क्या करिए, सब्सक्राइब। मुन्ना क्या करिए, सब्सक्राइब। पूरा स्टोरी समझो, इसी स्टोरी में सब करवा देगा। LIC इज अ कंपनी, कंपनी बोल रहे हैं मेरे को फंड्स का जरूरत है, ठीक है, आपको जरूरत है पैसा उठाने का, उठाइए। तो LIC बोला लेट अस टेक एन मेक एन एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग पब्लिक to in order to raise funds, and we are inviting the public and we are making a direct appeal to the public by an advertisement in newspaper or magazines कि आप आइए और मेरा शेयर्स को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। समझ आया? अब ये जो शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मैंने पब्लिक को इनवाइट किया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस आप ऐसे मान लीजिए एक एडवर्टीजमेंट है जो कंपनी दे रहा है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आप आइए और मेरे शेयर्स को खरीद लीजिए, ठीक है। अब ये LIC ने जो एडवर्टीजमेंट डाला है टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इसे बोलते हैं IPO। तो हम लोग सबने पता है क्या किया, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में गए और LIC को रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोगों को इतना इतना शेयर चाहिए। और ये करने के लिए ना LIC को पता है क्या करना पड़ा होगा, एक एग्रीमेंट करना हुआ होगा। पता है किसके साथ? स्टॉक एक्सचेंज के साथ। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जो इंश्योर करता है कि जब ये पब्लिक डायरेक्टली LIC से नहीं मिलेगा, पब्लिक किससे बात करेगा? स्टॉक एक्सचेंज से। पब्लिक ने अपना रिक्वेस्ट डाला स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कि मेरे को इतना शेयर्स चाहिए, और ये शेयर्स अब कौन अलॉट करेगा? LIC। तो कंपनी ने एडवर्टीजमेंट निकाला विच इज कॉल्ड एज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। कौन निकाल रहा है एडवर्टीजमेंट? कंपनी। किससे पैसा उठाने के लिए? पब्लिक से। कंपनी जब भी पब्लिक से पैसा उठाता है वो जिस मार्केट में जाता है उस मार्केट को अपन बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी is basically using a method which is launching an advertisement inviting the public कि आप आइए और मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। It's an advertisement in the newspaper and the magazine and making a direct appeal कि प्लीज मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक समझ में सबको आया होगा। अब ये जो एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, इसमें हम कुछ भी अनशन नहीं लिख सकते, पूरा ये एडवर्टीजमेंट लॉ के हिसाब से बनता है। एंड लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, जो सेबी ने दी है। सेबी वो बॉडी है जो सब शेयर्स वेयर्स को रेगुलेट करता है, और कंपनीज एक्ट क्योंकि ये कंपनी है तो हम लोगों को कंपनी का बात और सेबी का दोनों का बात मानना पड़ेगा व्हेन वी आर लॉन्चिंग एन एडवर्टीजमेंट। इफ अ कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, वो जिस मार्केट में जाएगा उस मार्केट को बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। वो प्राइमरी मार्केट में जाके पब्लिकों को एक एडवर्टीजमेंट दिया एंड देयर इनवाइटिंग पब्लिक कि भाई आइए आइए और मेरा शेयर्स को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। So it's a direct appeal to the public to please subscribe my shares. And this direct appeal to raise the capital is either through an advertisement or through an advertisement in a newspaper or a magazine. और ये जो content है ना, this content has to be in accordance with the Companies Act and the SEBI guidelines जो उन्होंने investors का public का protection के लिए दिया है, उसके हिसाब से होना पड़ेगा। अब ये कंपनी अगर ये शेयर फर्स्ट टाइम इश्यू कर रहा है ना पब्लिक को, उसको बोलते हैं IPO। क्योंकि अब ये पहली बार कर रहे हैं तो ये LIC को एक एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ा, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होता है आजकल ये, तो LIC कंपनी का एंटर करना पड़ा एक एग्रीमेंट में विद द स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये पहली बार शेयर ऑफर कर। जब दूसरी बार करेगा तो ऑलरेडी एग्रीमेंट बना हुआ है, और जब आप शेयर पहली बार ऑफर करते हो पब्लिक को तो यू एंटर इनटू एन ऑनलाइन एग्रीमेंट, यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एंड स्टॉक एक्सचेंज में ना कुछ ब्रोकर्स होते हैं, उस ब्रोकर्स का नाम है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। अब समझो अभी ना LIC शेयर दे रहा था तो मैंने LIC का दरवाजा नहीं खटखटाया, मैं अपने ब्रोकर के पास गया और मैंने ब्रोकर को बोला मेरे को LIC का शेयर चाहिए। ब्रोकर ने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जो ब्रोकर है ना, इन लोग क्या करेंगे, कंपनी को ऑर्डर जाके प्लेस करेगा और वो अगर हम लोगों को शेयर्स मिलेगा, ठीक है, वो शेयर्स हम लोगों को फिर अलॉट कर दिया जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो जो LIC है इसको हम लोग बोलेंगे इशूअर कंपनी। क्या बोलेंगे? इशूअर कंपनी।
समझ में आ गया? तो जो इशूअर कंपनी होता है वो एक एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है, मेकिंग अ डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक कि मैं आपसे शेयर रेज करना चाह रहा हूं, क्योंकि पब्लिक से तो जिस मार्केट में करना चाह रहा है उस मार्केट का नाम है प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में शेयर से पब्लिक से पैसा उठाने का पहला तरीका है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में आप जनरल पब्लिक से पैसा उठा रहे हो, तो ये नॉर्मली एक पब्लिक कंपनी करता है, लाइक रिलायंस, LIC, इन्फोसिस, विप्रो, विच आर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब कोई भी उसमें पैसा लगा सकता है। तो जब एक पब्लिक कंपनी अपना फंड्स रेज करना चाहता है पब्लिक से, बाय मेकिंग अ डायरेक्ट अपील टू देम इन द फॉर्म ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, and that advertisement is printed in newspaper and magazines, then that is called as offer through prospectus. and इसका एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट has to be in accordance with कंपनीज एक्ट एंड सेबी का रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में। अब ये ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस जब ये कंपनी फर्स्ट टाइम इशू कर रहा है, दे ऑल्सो हैव टू गो थ्रू एन IPO, मतलब दे हैव टू एंटर इनटू एन, यू नो व्हाट, एग्रीमेंट। पता है किसके साथ आपको ये एग्रीमेंट करना है? टू डू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। टू डू द एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। वापस से समझिए, इशूअर कंपनी, क्या बोला मैंने? इशूअर कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाह रहा है, तो किस मार्केट में जाएगा? प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में बहुत सारा मेथड्स दिया हुआ है जिससे वो पैसा रेज कर सकता है। पहला मेथड है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। जब वो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इनवाइट करता है कि हम आपसे शेयर रेज करना चाहते हैं, सबसे पॉपुलर मेथड है। और इसी के अंदर अगर मैं बोलूं, जब ये कंपनी पब्लिक से पहली बार पैसा उठाता है तो उसको बोलता है IPO। दे हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उन लोग स्टॉक एक्सचेंज में एग्रीमेंट में एंटर करता है। फिर जो पब्लिक है, ठीक है, उन लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। और पता है वो ऑर्डर किसके पास प्लेस करता है? सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास। किसके पास प्लेस करता है? सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। अब बात समझो, मेरे को भी LIC का शेयर में अप्लाई किया IPO में, क्योंकि LIC अपना शेयर पहली बार दे रहा था। तो जब मैंने उनका IPO में अप्लाई किया तो मैंने LIC के पास नहीं किया, मैं एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास गया, जिसको मैंने बोला कि मेरे को कंपनी का शेयर चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, इसका काम है टू एक्सेप्ट व्हाट एप्लीकेशन कि पब्लिक इतना शेयर लेना चाहता है, एंड देन दे प्लेस द ऑर्डर विद द कंपनी। क्या यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, फिर इस कंपनी को एक स्टॉक एक्सचेंज में भी अप्लाई करना पड़ता है in order to get the shares listed. Now the stock exchange can be NSE or BSE, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange. These are the most two popular stock exchanges. ये क्यों करना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अब LIC का शेयर तो ले लिया, पर मैं शेयर रख के क्या करूंगा? वो पैसा तो नहीं है, मेरे को शेयर को बेचना भी तो होगा। और मैं बेचने के लिए ना वापस से कंपनी के पास नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे पब्लिक को बेच सकता हूँ। मैं आप में से किसी को शेयर बेच सकता हूँ। मान लो मैंने शेयर खरीदा, मैं किसी, मान लो चुन्नी नाम का लड़का या लड़की को बेचता हूँ, ठीक है, मैंने उसको बेच दिया। कोई चोमू मोनू सोनू रोनू को बेचना है मेरे को, अब ये मैं इनको शेयर बेच के अपना रुपया कमा सकता हूँ। और ये होता है एक स्टॉक एक्सचेंज, विच इज कॉल्ड एज द स्टॉक मार्केट इन योर भाषा, विच इज द सेकेंडरी मार्केट। तो जब एक पब्लिक दूसरा पब्लिक को शेयर खरीदता है या बेचता है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। पर जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाता है, प्राइमरी मार्केट। तो पता है सिक्योरिटीज क्रिएट किधर होता है? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी खाली एक्सचेंज होता है। सेकेंडरी मार्केट विच इज द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, NSE and BSE। तो LIC वाला लोगों को ये शेयर्स लिस्ट करवा के रखना पड़ेगा। तो दे आल्सो हैव टू मेक श्योर दे अप्लाई फॉर द लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है, हाँ, ऑन द एक्सचेंज वेयर दे वांट द सिक्योरिटीज टू बी ट्रेडेड। एक मैनेजर इसके लिए अपॉइंट होता है, उस मैनेजर को हम लोग बोलते हैं लीड मैनेजर, जो सारा काम कोऑर्डिनेट करता है। तो देखिए, LIC wanted to raise funds from the public. They have decided to put a direct advertisement in the paper. जब उन्होंने एक direct advertisement देने का decide किया पेपर के अंदर, ठीक है, that is called as offer through prospectus. It's a direct appeal to the public through raising funds in the primary market. अब क्योंकि LIC अपना शेयर पहली बार कर रहा था, ठीक है, तो then that is called as IPO. They have to enter into an agreement with a stock exchange. They have to enter into an agreement in an on with a public, जिससे public apply करता है, public stock exchange से apply करता है, वो LIC के पास नहीं जाता है। तो उनको एक एग्रीमेंट एंटर करना पड़ता है जिसके थ्रू वो एंटर करेगा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के एग्रीमेंट करना पड़ता है। फिर कंपनी लोग अपॉइंट करता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, जिन लोग एप्लीकेशन लेंगे पब्लिक से, फिर वो ऑर्डर कंपनी को प्लेस करेगा।
कंपनी फिर एक और आदमी को अपॉइंट करेगा विच इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रार, जिन लोगों शेयर्स उन लोगों को देगा, पब्लिक को। तो ऑर्डर लेने का काम कौन करता है? ब्रोकर। और ये ऑर्डर ब्रोकर लेके किसको देते हैं? कंपनी। फिर कंपनी कॉल करता है, पता है किसको? रजिस्ट्रार, जिनके पास ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी पूरा का पूरा बढ़िया ऑनलाइन कनेक्टिविटी है, ठीक है। किसके साथ? एक्सचेंज के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी एक्सचेंज के साथ है। ये रजिस्टर क्या इशू कर देता है? फिर शेयर्स। और ये सारा काम कोऑर्डिनेट करने के लिए वी नीड अ व्हाट? लीड मैनेजर। दिस इज IPO, जो मेरे हिसाब से ऑफर टू प्रोस्पेक्टस का ही पार्ट है। जब एक कंपनी अपना शेयर पहली बार देती है, फिर वो कंपनी को अपना शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ता है। किधर? स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि जो पब्लिक वो शेयर खरीदेगा बाद में उसको ट्रेडिंग करेगा, और वो ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होता है, विच इज द सेकेंडरी मार्केट। बहुत बढ़िया से समझ आया? तो मतलब द प्लेस जहां पे कंपनी सिक्योरिटी इशू करता है पब्लिक को, ठीक है। कोई नया कंपनी या कोई पुराना कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू करता है, या तो फर्स्ट टाइम या उसके बाद कभी भी, इन ऑर्डर टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को देता है थ्रू द स्टॉक ब्रोकर्स। पर सेकेंडरी मार्केट में देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। जो मैंने शेयर खरीदा है, मेरा ओनरशिप किसी और को खाली ट्रांसफर हो रहा है। देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी, देयर इज नो क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी किधर होता है? प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस है ना, वो पता है कौन डिसाइड करता है? कंपनी का मैनेजमेंट। LIC डिसाइड किया कि मेरा प्राइस कितना रखना चाहिए शेयर। पर सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कंपनी नहीं डिसाइड करता है, प्राइस डिसाइड करता है बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो कभी भी कोई स्टॉक मार्केट में जाओगे तो आप बोलेगा हमको रिलायंस का शेयर खरीदना 209.50 पे, आपने ये बिड किया कि मेरे को इतने में खरीदना है, फिर दूसरा वाला पार्टी अगर उसी दाम पे बेचेगा तब आपको शेयर मिलेगा। तो ये प्राइस डिटरमाइन होता है बायर एंड सेलर के बीच में, थ्रू द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार आपको समझते हैं। जब एक कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू सेल करता है, प्राइमरी मार्केट में होता है। जब एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज होता है पब्लिक के बीच में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज क्रिएट होता है, मतलब देयर इज अ फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द फर्म। इट लीड्स टू प्रोस्पेरिटी, इट लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। पर इन केस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, एक हाउसहोल्ड दूसरा हाउसहोल्ड को खाली बेच रहा है, तो एक हाउसहोल्ड का पैसा दूसरा हाउसहोल्ड के पास आ गया। It gives you liquidity, but this does not give you capital formation because it is not going to the business like primary, unlike primary market. Primary market में कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचता है, तो कंपनी पब्लिक से शेयर्स इशू कर रहा है, there is a creation of security. सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का खाली ट्रेडिंग हो रहा है, there is an exchange of security. तो प्राइमरी मार्केट के अंदर हाउसहोल्ड से पैसा फर्म के पास आया, which will make sure that there is capital formation, investment हो रहा है, there is an infusion of new money into the firms. और सेकेंडरी मार्केट में एक हाउसहोल्ड के पास से ओनरशिप दूसरा हाउसहोल्ड के पास जा रहा है, जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, द मनी इज गेटिंग प्लेस्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, इट ओनली गिव्स यू लिक्विडिटी, इट डज नॉट गिव यू कैपिटल फॉर्मेशन व्हिच अ प्राइमरी मार्केट गिव्स यू। ये सेकेंडरी मार्केट में खाली एक फंड दूसरा फंड के पास जा रहा है, नया फंड क्रिएट नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। इन अ केस ऑफ प्राइमरी मार्केट कंपनी प्राइस डिटरमाइन करती है, सेकेंडरी मार्केट में डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पब्लिक को शेयर बेचता है थ्रू एन इंटरमीडिएरी व्हिच इज द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। वो ब्रोकर ऑर्डर लेता है, ऑर्डर कंपनी को देता है, फिर कंपनी रजिस्ट्रार को बोलता है कि इनको शेयर्स दे दो। वो रजिस्ट्रार का कनेक्टिविटी होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज से ताकि वो उनको शेयर्स दे सके। एंड इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए यू नीड अ लीड मैनेजर। इसके सिवा आपको अपना एक स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ेगा ताकि बाद में वो शेयर होल्डर्स उसको ट्रेडिंग कर सके। तो जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहता है, उसके पास बहुत सारा तरीका है। पहला तरीका ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, एकदम मक्खन की तरह ये समझ आ जाना चाहिए। सेकंड है IPO व्हिच वर्क्स ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तीसरा, ये दोनों तो वो है जो लार्ज स्केल में किया जाता है। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत ही इजी है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी ना एडवर्टीजमेंट नहीं डाल रहा है, बोला इतना कॉस्टली मेथड, एडवर्टीजमेंट डालो, बोलो, फिर लोग नहीं आए तो डिसअपॉइंटमेंट हो, अंडर राइटर अपॉइंट करो कि भाई अगर मेरा शेयर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो फिर अंडर राइटर को करना पड़ता है। आदमी होता है अंडर राइटर जो मेक श्योर करते कि पब्लिक सब्सक्राइब करे शेयर्स को, वो हेल्प करता है उस प्रोसेस में बेसिकली। तो ये सब ताम झाम से अच्छा पता है क्या है, कंपनी पता है क्या बोलते हैं, जब हमको पैसा उठाना है और जल्दी उठाना है, इंस्टेड ऑफ इशूइंग द शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, I issue the shares only to few selected individuals and I'll tell them कि आप लोग ये शेयर्स ले लीजिए, ठीक है,
and I'm not going to approach the general public. So when the allotment of security by the company is done to selected individual investors, ठीक है, that is called as private placement. ये ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस से बेटर है if they want to raise the funds quickly. ठीक है. दूसरा, ऑफर टू प्रोस्पेक्टस में बहुत रूल्स रेगुलेशंस का झमेला हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जो हर कंपनी अफोर्ड भी नहीं कर सकता है. तो दैट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ गुड वे, जिसमें आप अपने जान पहचान वाले कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल से पैसा उठा लेते हो, जो प्राइवेट कंपनी करता है. कुछ जान पहचान वाले लोगों को बोला, आइए अपने मेरे कंपनी में शेयर होल्डर बन जाइए, ठीक है ना, और इतना शेयर ले लीजिए, गिव मी द फंड्स. तो प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ वे which by which there is an allotment of securities to a few selected individuals. It makes the way of raising funds very easier, cheaper, क्योंकि सारा मेथड्स मैंडेटरी, सारा लूज रूल्स करने का जरूरत, सारा लॉज और रूल्स फॉलो करने का जरूरत नहीं. राइट इशू. राइट इशू में बेसिकली पता है क्या होता है, एक कंपनी अपना जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, तो ये आईपीओ में नहीं होता है, ठीक है ना, ये आईपीओ के बाद वाला में होता है. मेरा आईपीओ हो गया, एलआईसी में शेयर होल्डर बन गया. अब एलआईसी जब वापस से शेयर पब्लिक को इशू करेगा ना, तो पता है वो ऐसा कर सकता है कि पहले वो राइट इशू निकालेगा. राइट इशू का मतलब ये है कि जितने लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना भाई, उनको एक मौका दिया जाएगा कि आपके पास एक राइट है कि दूसरा किसी पब्लिक को बेचने की जगह आप ही ये शेयर्स खरीद लो. इट्स अ राइट. आई एम गिविंग यू अ राइट, इफ यू वांट यू कैन बाय इट, बाय द शेयर्स. मतलब राइट इशू इज अ वे जिसमें पब्लिक कंपनी, एक कंपनी पब्लिक से पैसा उठाता है, ठीक है, by giving the shares, by giving a right to the specific word to the existing shareholders. मतलब वो जो existing कंपनी के ओनर्स है ना, उनके पास एक राइट है कि बिफोर वी गिव द शेयर्स टू जनरल पब्लिक थ्रू एन ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, आप ये शेयर्स ले लीजिए. इट गिव्स अ राइट टू बाय द न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स in proportion of the shares which they already have. So right issue is a way of offering shares to the existing shareholders. It's a right given to the existing shareholders to buy new shares. तो कंपनी नया शेयर इशू कर रहा है, कंपनी पब्लिक को दे रहा है प्राइमरी मार्केट के अंदर, और ये जो नया शेयर दे रहा है, अगर ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दे रहा है तो प्राइवेट प्लेसमेंट, जनरल पब्लिक को दे रहा है तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, पहली बार दे रहा है तो आईपीओ. पर जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहा है कि मैं आपको एक राइट दे रहा हूं कि आप मेरा शेयर्स को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उस केस में मेरा भाई, अगर आप मेरा शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा भाई, तो मेरा भाई को दिक्कत का बात ही नहीं है. पहला मेथड का नाम एक लास्ट है, ऑफर टू प्रोस्पेक्टस. इसके अंदर एक मौका दिया जा रहा है पब्लिक को कि पब्लिक भाई तेरे पास एक गोल्डन चांस है, आप आइए और मेरे कंपनी का शेयर्स को ले लीजिए. जब ये पहली बार करता है आईपीओ, जब वो पब्लिक की जगह खाली कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल को देना चाहता है प्राइवेट प्लेसमेंट, जब एक कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाहता है, नया शेयर्स देंगे, पर वो नया शेयर जनरल पब्लिक को नहीं दे रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे रहा है कि तुम मेरा शेयर ले सकता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ राइट इशू. And the last method is offer for sale. तो बात समझना, इन ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में पता क्या होता है, कंपनी अपना शेयर्स किसको बेचता है, पब्लिक को, और ये पब्लिक अपना शेयर के लिए किसको अप्लाई करता है, ब्रोकर को. फिर ये ब्रोकर एप्लीकेशन किसको देता है, कंपनी को. ये होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. पर जब कंपनी अपना पूरा ब्लॉक ऑफ शेयर्स एक ही बार में, पूरा ब्लॉक ऑफ शेयर्स एट एन एग्रीड प्राइस एक बड़ा इंटरमीडियरी को बेच दिया, एक बड़ा इंटरमीडियरी, एक बड़ा ब्रोकर को बेच दिया, आपकी भाषा में अगर मैं बोलूं, एक बड़े ब्रोकर को शेयर्स दे दिया ऑलरेडी, फिर ये ब्रोकर पता है किसको देगा, पब्लिक को. ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस और ऑफर थ्रू सेल में डिफरेंस पता है क्या, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में कंपनी ही पब्लिक को शेयर बेच रहा है थ्रू अ ब्रोकर, पर यहाँ पे कंपनी ने अपना शेयर ऑलरेडी बेच दिया है, किसको, ब्रोकर को, और ये पब्लिक को शेयर्स पता है अब कौन दे रहा है, ब्रोकर. तो ब्रोकर बेसिकली इसको पता है क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं टू द पब्लिक. तो अंडर दिस मेथड कंपनी पब्लिक को शेयर्स डायरेक्टली नहीं बेचता है, कंपनी एक पूरा ब्लॉक ऑफ शेयर्स एक ब्रोकर को बेचता है, वो ब्रोकर इन टर्न रीसेल करता है टू द जनरल पब्लिक. पर ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपना शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को बेचता है थ्रू अ ब्रोकर. पब्लिक ब्रोकर का अप्लाई करता है, फिर ब्रोकर कंपनी को बोलता है, फिर कंपनी रजिस्ट्रार को बोलता है, रजिस्ट्रार को शेयर देता है. पर इसमें कंपनी ने ऑलरेडी ब्रोकर को सारा शेयर दे दिया है एट एन एग्रीड प्राइस. अब ये ब्रोकर रीसेल करेगा आगे पब्लिक को. ये सारा मेथड्स है जिसके थ्रू एक कंपनी पता है किससे पैसा उठा सकता है, पब्लिक से, इन अ मार्केट, एंड दैट मार्केट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट.
अब जब पब्लिक के पास ये शेयर्स आ गया या डिवेंचर्स आ गया, पब्लिक इसको क्या करना चाहेगा? ट्रेड, ताकि शेयर डिवेंचर बेच के रुपया कमा ले। और वो रुपया कमाने के लिए जिस मार्केट में जाता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं है, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन वन पब्लिक टू अनदर पब्लिक। अब जब LIC ने अपना शेयर दे दिया, IPO हो गया, मेरे को LIC का IPO मिल गया भाई, ठीक है। अब मैं ये LIC का शेयर जो मेरे पास आया है, मैं इसको पब्लिक को बेचूंगा। जब मैं इसको पब्लिक को बेचूंगा ना मेरा भाई, तो मैं एक पब्लिक टू पब्लिक बेच रहा हूं, मैं पब्लिक टू पब्लिक बेच रहा हूं, पब्लिक टू पब्लिक बेच रहा हूं। इस केस के अंदर जब मैं पब्लिक टू पब्लिक शेयर्स बेच रहा हूं, किसको किसको बेच रहा हूं? पब्लिक टू पब्लिक। तो मैं जिस मार्केट में जाऊंगा उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो मेरे लिए इज अ स्टॉक एक्सचेंज। NSE, BSE ये है मेरा भाई। और इस स्टॉक एक्सचेंज को पूरा रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है, और उसी बॉडी का नाम है सेबी। तो सेबी, जैसे बैंक्स को पता है कौन कंट्रोल करता है, RBI, स्टॉक एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है? सेबी, विच इज द सेकेंडरी मार्केट, विच इज नथिंग बट NSE एंड BSE। और आप एक बार टॉपिक देखो तो क्या क्या हम लोग का खत्म हो गया। फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट हो गया हम लोग का मनी मार्केट पूरा हो गया, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस हो गया, फिर कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट पूरा हो गया। प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस समझा तो दिया। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपना शेयर्स पब्लिक को बेचता है, जब पब्लिक आपस में ट्रेड करता है सेकेंडरी मार्केट। कंपनी के प्राइमरी मार्केट में नया सिक्योरिटीज क्रिएट हो रहा है और वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी के पर्पस पे, कैपिटल फॉर्मेशन। पर सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स खाली एक्सचेंज हो रहा है, नया क्रिएशन नहीं हो रहा है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जा रहा है। जब ऐसा होता है मेरा भाई, इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग, इट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग, इट गिव्स यू लिक्विडिटी, ठीक है। इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट कंपनी पब्लिक को बेचता है, पर इन सेकेंडरी मार्केट एक पब्लिक दूसरा पब्लिक को बेच रहा है। तो एक पब्लिक जब दूसरा पब्लिक को बेच रहा है तो प्राइस डिटरमाइन होता है बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पर जब कंपनी पब्लिक को बेच रहा है तो प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी पैसा उठाता है, किससे? पब्लिक से। तो उसको उठाने का तरीका है क्या क्या है? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, एकदम सही, IPO, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, ऑफर फॉर सेल। ये सारा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग पैसा उठा सकते हैं, कंपनी पैसा उठा सकता है पब्लिक से प्राइमरी मार्केट। वो जब IPO करता है तो वो ब्रोकर अपॉइंट करता है, पब्लिक ब्रोकर को बोलता है कि हमको ये शेयर्स चाहिए, तो पब्लिक एप्लीकेशन ब्रोकर को देता है, ब्रोकर वो एप्लीकेशन कंपनी को सबमिट करता है, कंपनी जो जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है वो रजिस्ट्रार को बोलता है, रजिस्ट्रार वो शेयर्स को इशू कर देता है। इस सब को कंट्रोल करने के लिए वी नीड अ लीड मैनेजर। ये सारे चीजों को बांधने के लिए एक मेन हेड होता है, ठीक है। एंड कंपनी को देन ये शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पे ट्रेडिंग होगा आफ्टर द शेयर्स आर इशूड टू पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक को क्या करने का माने? ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग करने के लिए वो जिस मार्केट में जाएगा उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी मार्केट मेरे भाषा में। ये एक ही बात है। जो पॉपुलर दो स्टॉक एक्सचेंज अपने केस में अपने इंडिया में है वो NSE और BSE। पर इसमें ट्रेडिंग करने के लिए पहले हम लोगों को एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उस अकाउंट का क्या स्टेप्स है, ये मेन है। क्या स्टेप्स है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो अगर मैं बोलूँ तो अपने पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है कि वो क्या क्या स्टेप्स है जिसके थ्रू पहले मैं अकाउंट खुलाऊं और फिर मैं क्या शुरू कर सकता हूँ, ट्रेडिंग। किधर मैं ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूँ मेरा भाई, मेरे को समझ में आना पड़ेगा। ट्रेडिंग किधर शुरू हो सकता है? ट्रेडिंग शुरू हो सकता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, पर पहले एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर वो मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस है सेकेंडरी मार्केट में, कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे आपके पास शेयर आते हैं, क्या आता है, ये अपना नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली वीडियो का। तो दिस वी आर डन। सेबी में क्या हमें पढ़ाऊंगा? सेबी तो खाली गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरा स्टॉक एक्सचेंज को देखता है। दे प्रोवाइड लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दिस बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सारा ब्रोकर लोग को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना पड़ता है। सारा जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी नया इंस्ट्रूमेंट आ रहा है वो सेबी के पास रजिस्टर होना जरूरी है। तो बहुत कुछ रेगुलेट करता है सेबी, बहुत कुछ रेगुलेट करता है। तो सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करना, इन्वेस्टर जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनका प्रोटेक्शन करना, मेक श्योर करना कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी तरह का वो हर्षद मेहता टाइप स्कैम नहीं हो रहा है। बेसिकली देयर इज नो इनसाइडर इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है। तो दे हैव टू डेवलप अ फेयर मार्केट फॉर द इन्वेस्टर, फॉर द ब्रोकर्स, कि ब्रोकर लोग बढ़िया से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कंपिटेटिव एटीट्यूड है या नहीं है ब्रोकर का, कोई ब्रोकर फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, बिकॉज दैट द ब्रोकर हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी। तो सेबी का काम क्या क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना,
इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी तरह का गंदगी नहीं हो रहा स्टॉक मार्केट में, ये देखता है सेबी। इसके सिवा मेक श्योर करना कि एक अच्छा तरीके से सब ब्रोकर काम कर रहा है बेसिकली। आई होप दिस इज ओके फॉर एवरीवन। तो जब मैं लास्ट वीडियो में आपको दूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग कैसे पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खोल के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। वो आंसर तो समझने वाला आंसर और बहुत अच्छा स्टेप वाइज फ्लो चार्ट में बनवा दूंगा, वो लास्ट पार्ट होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका क्या क्या लर्न होना चाहिए, इतना लर्न होगा तो फिर एक ही पार्ट बचा लर्न करना हो, तो हम लोग साथ में फ्लो चार्ट बना के लर्न कर लेंगे। तो क्या क्या, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का डेफिनेशन, और फिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का डिफरेंस, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस, प्राइमरी मार्केट में आप जो पैसा रेस करते हो वो क्या क्या तरीके से रेस कर सकते हो, ताकि इसके बाद अगर आपका बचे मेनली तो वो बचेगा। सेबी का फंक्शंस और सेबी क्या होता है याद कर लेना चाहिए, और स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शंस है आपको ये याद कर लेना चाहिए, ताकि मैं खाली फोकस करूं लास्ट पार्ट पे, विच इज ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। ये हम लोग ट्रेडिंग कैसे करता है और पूरा सिक्योरिटी एक ओनर से दूसरा ओनर में कैसे आता है, कैसे लिक्विडिटी मिलता है, ये सारा चीज बेसिकली मैं हैंडल करूंगा। मतलब जो अपने बुक में बेसिकली पेज नंबर 278 से लेके 281 में लिखा हुआ है, मैं ये वाला पार्ट हैंडल करूंगा लास्ट पार्ट बेसिकली। थैंक यू सो मच।